मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। अब से चंद घंटे बाद एक बहुत बड़ा तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। टेंशन की बात यह है कि बिपरजॉय तूफान का कोर्स बदला नहीं है, यानी रुख वही है। ये कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ लगातार बढ़ते चला जा रहा है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश शुरू हो गई है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और परेशानी की बात यह भी है कि ये तूफान जिस वक्त गुजरात की तरफ आएगा, कोस्ट से टकराएगा, इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, यानी खतरा बहुत बड़ा है। गुजरात के कोस्टल एरियाज में इस वक्त क्या हाल है, तूफान वाले एपिसेंटर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। समंदर की उभरती लहरें, दहाड़ती हवा और बरसता आसमान। बिपरजॉय तूफान का ये तो बस ट्रेलर है। जब ये चक्रवाती महातूफान कच्छ के तट से टकराएगा तब क्या मंजर होगा, उसका ख्याल ही रूह कपाने के लिए काफी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे खिसक रहा है, हवाओं का जोर बढ़ता जा रहा है। राजकोट से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। अभी तूफान आया नहीं है, ये सिर्फ उसके कदमों की आहट है। जरा सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिपरजॉय जब गुजरात के सागर तट पर प्रहार करेगा तब क्या होगा। वेदर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिपरजॉय 15 तारीख को सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने वाला है। आप देख रहे हैं ये एक्चुअल जो है साइक्लोन का जो पाथ अभी तक है वो है, और उसके बाद में ये प्रेडिक्टेड पाथ है। यानी कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए जखाऊ के पास से इसका लैंडफॉल होगा, और लैंडफॉल कल 15 तारीख को 4 बजे से शाम 8 बजे के बीच में होगा। सर, ये नीचे हम काली लाइन देख रहे हैं, ऊपर जाकर ये लाल हो जाती है, इसका मतलब मैंने बताया ना, ये तो एक्चुअल पाथ है। जो अभी तक जिस डायरेक्शन में चलता हुआ रूट इसका यहाँ तक ये एक्चुअल, अब आगे किस डायरेक्शन में जाएगा उसको रेड कलर से दिखाया गया है, वो है प्रेडिक्टेड और फोरकास्टेड रूट। और ये शायद वो यहाँ पर ये इसकी डिटेल यहाँ दी गई है जी। इसमें मतलब कि बताया गया है कि ये कितनी दूरी पे है, इनके लोकेशंस बताई गई हैं कि 260 किलोमीटर पोरबंदर से उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, ये आपका नॉर्थ में है, और ये 470 किलोमीटर ये इनकी वो दे रखी है सभी स्टेशन से, जो कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है वो बताया है। गुजरात की तरफ महातबाही लेकर बढ़ता तूफान जिस कच्छ से टकराने वाला है, वहां से लोगों को सुरक्षित इलाकों की तरफ भेजने का काम तूफानी रफ्तार से चला जा रहा है। शहर के भीतर भले ही तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा हो, लेकिन बाहर समंदर की लहरें और हवा दोनों अपना जोर दिखा रही हैं। ये वो जगह है जिसको हम एक तरह से एपी सेंटर के तौर पर जो है देख सकते हैं, और जिसका आपने जिक्र किया ना, लैंडफॉल करेगा। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में बात करें, जो तूफान आएगा अगर अब जो समुद्र के इस रास्ते से आता है, जो कि अगर हम द्वारका की बात करते हैं तो वो हमारे राइट हैंड साइड में द्वारका पड़ता है, उस रास्ते से जो है वो आएगा, आगे बढ़ेगा। हालांकि द्वारका में आप नहीं हिट करेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है ये जो बीच का इलाका है यहाँ पर से कहीं पर भी वो हिट करेगा, लैंडफॉल होगा उसका, और इसी वजह से ये पूरा इलाका बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में वैसे तो एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है, लेकिन ये जो कच्छ का इलाका है, जो मांडवी का ये जो बीच और इसके आसपास का इलाका है, यहाँ पर जो 4 टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में किसी जगह पर सबसे ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है वो यहाँ पर, और बैकअप में भी रखा गया है। बिपरजॉय का लैंडफॉल भले ही कच्छ में होने वाला है, लेकिन खतरा कच्छ के साथ साथ पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट और देवभूमि द्वारका पर भी मंडरा रहा है। इन जगहों पर यूं तो ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन महातूफान के चलते यहां 15 जून को 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो सकती है। लिहाजा निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देवभूमि द्वारका पर अभी से इसका असर दिखने भी लगा है। नदी किनारे बने मंदिर बंद करा दिए गए हैं और लोगों को भी समंदर से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। माता देवी रुक्मिणी के मंदिर है, और यहाँ पर देखिए मंदिर में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या नाम मात्र की थी, और उसके बाद
लगातार जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, इसके बाद मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से जो छोटी छोटी दुकानें हैं और लोगों का रोजगार है वो भी पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। तो ये और खास करके द्वारका नगरी के जो समुद्री किनारों पर बने हुए मंदिर हैं वो मंदिर बंद रहेंगे और 16 जून की जानकारी है, 16 जून के बाद एक बार फिर से जो मंदिर हैं वो मंदिर खुलेंगे और श्रद्धालु आकर दर्शन कर सकते हैं। महातूफान का खतरा सिर्फ गुजरात पर नहीं है, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और पश्चिमी राजस्थान भी शामिल है। बताया जा रहा है गुजरात से आगे बढ़ने के बाद तूफान का जोर कमजोर भले ही पड़ेगा, लेकिन ये इन राज्यों पर भी अच्छा खासा असर डालेगा और ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ गुजरात के मतलब कि जखाऊ पोर्ट से होता हुआ आगे को बढ़ेगा और फिर ये राजस्थान की ओर जाएगा। हालांकि ये वीक पड़ जाएगा मगर इसका असर जो है 16 तारीख को राजस्थान में बड़ा अच्छा खासा देखने को मिलेगा और मॉइस्चर जो है मॉइस्चर इवन जो है आगे तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक भी पहुंच रहा है। राज्यों की जिनकी बात कर रहे हैं उसके अलावा भी क्या ये इम्पैक्ट करेगा आसपास के राज्यों पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में दिखेगा इसका, मध्य प्रदेश में इसका असर दिखेगा, महाराष्ट्र में तो दिखेगा ही दिखेगा, गुजरात है और इवन गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपके साथ साथ राजस्थान में भी इसका 16 तारीख को असर दिखेगा। हालांकि जब तक ये साइक्लोन नहीं रहेगा, जब तक ये वेल मार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर रहेगा, मगर फिर भी वहां तेज हवाएं चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, वहां भी बारिश होगी। ठीक है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती महातूफान बिपरजॉय 15 जून को सौराष्ट्र के तट से करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। 15 तारीख शाम को यानी 4 बजे से 8 बजे शाम को 15 तारीख को जखाऊ के आसपास सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट को और आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा। जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा तब इसका इंटेंसिटी थोड़ी से कम होते हुए 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है, ये लार्ज स्केल डैमेज करा सकते हैं। डाउनफॉल कब तक दिखेगा साइक्लोन का? 16 तारीख से स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और 17 तारीख से कम्प्लीटली इम्प्रूव होगा। हवा का जोर बड़े पेड़ों और कच्चे मकानों को धराशायी कर सकता है, सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ के समंदर में 6 मीटर ऊंची लहरें उठा सकता है। इसलिए मछुआरों, सैलानियों और लोकल आबादी को समंदर से दूर सुरक्षित ठिकानों पर रहने के लिए कह दिया गया है। हिंदुस्तान में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय से निपटने की जो तैयारियां हैं, अगर मैं एक शब्द में उसे कहूं तो वो है सॉलिड। रक्षा मंत्री ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ से बात की, उनकी तैयारियां पुख्ता है, जानकारी मिली। आर्मी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी जवान इन अलग अलग के मौजूद हैं। जिन लोगों को शेल्टर होम से भेज दिया गया है उनके रहने, खाने और सेफ्टी के मुकम्मल इंतजाम कर दिए गए हैं। तूफान को हराने के लिए अगर जमीन पर यह कोशिशें हो रही हैं तो समंदर के बिगड़े हुए मिजाज पर भी, आसमान पर भी नजर रखी जा रही है। देश के 9 राज्यों पर जो कुदरती आफत आने वाली है वो आसमान से कैसी दिखती है, बिपरजॉय तूफान की इंटेंसिटी कैसी है, तूफान कितना भयानक है, ये सब कुछ धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने कैप्चर किया है। अरब सागर में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा ये तूफान गुजरात के कोस्टल एरिया की तरफ इस तरह आ रहा है। तूफान की आहट भर से खौफ का मीटर कई गुना बढ़ चुका है। यहाँ जितनी दुकानें थी सबके ऊपर जो त्रिपाल लगे हुए थे उनके परखच्चे उड़ चुके हैं, वो यहाँ पर है नहीं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के लिए भी मुश्किल हो रहा है कैमरे को एक जगह स्थिर कर पाना, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो हवा के डायरेक्शन में खड़े हुए हैं और उनके लिए कैमरा थामना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीरें बता सके। और ये तस्वीरें तब की है जब अभी ये चक्रवाती तूफान यहाँ पहुंचा नहीं है, जब वो उसका लैंडफॉल होगा करीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और अभी तो आधी रफ्तार भी नहीं है। तब इस तरीके की हालत है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, नुकसान हो सकता है। इसी वजह से पूरे आसपास के इलाके में जो कच्चे मकान हैं उनको खाली करवा दिया गया है। जो पक्के मकान हैं अगर वो भी कमजोर हैं तो उनको भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक मौसम विभाग यानी आईएमडी ने तूफान की जो सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की हैं, उससे ये तूफान 2 डायमेंशन में इस तरह नजर आता है। लेकिन जहां तक तूफान के सेंटर पॉइंट यानी आई ऑफ द स्टॉर्म का सवाल है तो ये आईएसएस से ली गई तस्वीरों में क्लियरली विजिबल है, साफ दिखाई देता है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन तैयारियों और सावधानी के जरिए इसके नुकसान को कम से कम करने की हर घंटे हर पल कोशिश हो रही है।
हवाएं काफी तेज गति से बह रही हैं, समुद्र उफान पर है और इस सब के बीच में जो प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां की हुई है, सरकार ने अपनी तैयारियां की हुई है। बीच से लगभग कितनी दूरी तक इसका असर हो सकता है, क्या आप लोगों की जानकारी है, किस तरह से आप लोग इवैक्यूएशन प्लान कर रहे हैं? देखिए 2 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है बहुत डेंजर जोन में आता है, तो उसके अंदर आने वाले जो कच्चे मकान हैं स्पेशली उनको, और जो सिंगल स्टोरी वाले मकान हैं उनको भी, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हुई या ज़्यादा इनलेट फ्लो ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि स्टैग्नेशन हो जाए वाटर का, तो उस समय फ्लड के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए 2 से 5 के एरिया में ऐसा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिया गया। तूफान आपको पता ही है 120 से 150 का बताया गया है, 120 से 150 बताया गया और अभी जो स्पीड है ना उसकी 1/3, और इसी वजह से देखिए ये एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसी ही आपदा के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हर वक्त अलर्ट रहती है। जैसे ही आईएमडी ने वार्निंग साइन रिलीज की, कई टीमें गुजरात की तरफ मूव हो गई। बताया जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान का एपिसेंटर कच्छ के मांडवी और नालिया हो सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 18 टीम इस वक्त डेंजर जोन में तैनात हो चुकी है। एसडीआरएफ की भी 13 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सिचुएशन को देखते हुए हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। कंट्रोल रूम एक्टिव है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारी पूरी है। जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के जिनको ये अफेक्ट करेगा साइक्लोन, और तकरीबन 442 लो लाइंग विलेजेस हैं जिसमें पानी का जमावड़ा हो सकता है, तो उस पर हमारी नज़र है। और जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें, घर में रहें। इसके लिए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, और एक बार लैंडफॉल जब होगा कल, उसके बाद एक जनरल अप्रिसिएशन किया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है हमें। अगर लो लाइंग एरियाज में कोई फ्लडिंग होती है तो उसके लिए हमारी टीम तैनात रहेगी और कार्रवाई करेगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी महातूफान को हराने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। कच्छ के सीमावर्ती गांवों के लोगों को बीएसएफ ने अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट में पनाह दी है, यानी अब लोगों के लिए बॉर्डर वाली पोस्ट ही शेल्टर होम्स में कन्वर्ट हो रही है। लोगों को यहाँ पर खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा है। बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है। उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आइए। तो उसी में आज तूफान का जो तेज आंधी का दौर शुरू हो गया, उसमें 75 आदमी, बच्चे और लेडीज़ मिला के इसमें कैंप में हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हमने अवेलेबल करा दी हैं। साइक्लोन आने वाला है, उसकी वजह से हमको बीएसएफ वाला सब आके हमको घर घर जगह जागरूक किया कि भाई यह तूफान आ रहा है, तो आपके लिए क्या है। पूरा मेरा बड़ा बाल बच्चा लेके इधर रूम भी मिला है, खाने पीने की भी व्यवस्था कर रहा है, सब हमारे लिए अच्छा है। तूफान से पैदा हुई इस सिचुएशन को केंद्र और राज्य मिलकर हैंडल कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री ग्राउंड पर मौजूद हैं। मनसुख मांडविया भुज में है, दर्शना जरदोश पोरबंदर में कैंप कर रही हैं, द्वारका में पुरुषोत्तम रूपाला है, गिर सोमनाथ और जामनगर में भी मोदी के मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल कंट्रोल रूम में एक्टिव हैं, लगातार इमरजेंसी मीटिंग ले रहे हैं, सिचुएशन को हर घंटे रिव्यू कर रहे हैं। कई संस्थाएं भी तूफान को लेकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। कच्छ में स्वामी नारायण मंदिर की तरफ से फूड पैकेट्स तैयार हो चुके हैं ताकि तूफान पीड़ितों को खाने पीने की दिक्कत न हो। इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार बिपरजॉय साइक्लोन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपना तेलंगाना वाला दौरा रद्द कर दिया। मोदी सरकार मिशन मोड में है। एक एक जान को बचाने के लिए, नुकसान को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्राउंड पर जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन सबको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उन सबको तैनात कर दिया गया है। हिंदुस्तान ने तो तूफान से निपटने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान, वहां मुसीबत बढ़ने वाली है। आप कहेंगे बिपरजॉय तूफान से पाकिस्तान में कौन सी मुसीबत आने वाली है? दरअसल बिपरजॉय का लैंडफॉल पाकिस्तान में भी 15 जून को ही होगा। ये गुजरात और सिंध के बीच तट से टकराएगा और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान समंदर में 30 फीट ऊंची लहरें उठेंगी और हवा की तेज रफ्तार कोहराम मचाएगी। और यह कहा जा रहा है कि सिंध में हालात सबसे ज्यादा बुरे होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या इसके लिए तैयार है? आप खुद देख लीजिए। सरहद की लकीरें इंसानों ने खींच भले ही दी, लेकिन कुदरत के लिए इनकी कोई कीमत नहीं। पाकिस्तान की ये तस्वीरें इसी बात का जिंदा सबूत है। 6 जून को अरब सागर के दक्षिणी हिस्से से उठा चक्रवातीय महातूफान बिपरजॉय जिस वक्त हिंदुस्तान के साहिल से टकराएगा, करीब करीब उसी वक्त ये अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को भी दहलाएगा।
शहबाज शरीफ की हुकूमत और जान हलक में फंसाने वाला ये महा तूफान पहले कराची से टकराने वाला था। बाद में इसकी डायरेक्शन बदली और अब 15 जून को ये पाकिस्तान के गुजरात और सिंध के बीच टकरा सकता है, लेकिन एहतियात कराची में भी बरती जा रही है। बिल्कुल, मैं इस वक्त साहिल समंदर सीवीओ के किनारे पे मौजूद हूँ और इस हवाले से 144 का जो है 144 लगाया गया है। यहाँ पर किसी भी किस्म का नहाने के साथ साथ शहरियों के पाबंदी लगाई गई है। इस हवाले से पुलिस और DHA की जो टीमें हैं वो आने वाले शहरियों को रोक रही हैं। पीछे के जो सड़क है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी समुद्री लहरें जो हैं वो तेज़ चल रही हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। साहिली पट्टी जितनी भी है कराची की सीवीओ से लेकर 2 दरिया तक, इसको मुकम्मल तौर पर शहरियों के आने के लिए वो बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के तट की तरफ बढ़ता बिपरजॉय कोहराम मचाने का मन बना चुका है। बताया जा रहा है कि जब ये तट से टकराएगा तब हवा की स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी और समंदर में करीब 30 फुट ऊंची लहरें उठेंगी। जो हमारा बीम है C2, ये तकरीबन सतह समंदर से 23 फीट ऊपर है और छाले जो हैं वो इस टाइम पे कोई 23 फीट को ऊपर क्रॉस करके पानी पूरा अंदर आ रहा है और ये सामने पूरी काली घटाएं मौजूद हैं बॉक्सवे पे। ये देखें ओहो, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ, मतलब सतह समंदर से कोई 35 फीट ऊपर मौजूद हूँ और छाले ऊपर मेरे ऊपर तक आ रही हैं 35 फीट ऊपर। महा तूफान की इस खतरनाक टक्कर के बाद पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है, इसके आसार अभी से नजर आने लगे हैं। कराची के मनोरा में समंदर की लहरें अपनी हदें लांघकर सड़कों की तरफ रास्ता तलाश रही हैं। बिपरजॉय पाकिस्तान के तट से करीब 350 किलोमीटर दूर है, लेकिन तेजी से सिंध और गुजरात की तरफ बढ़ता जा रहा है। खतरा सिर पर देख सिंध में इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सेना और नेवी की मदद ली जा रही है। लोगों को सेफ्टी से जुड़े मैसेजेस देने के लिए सोशल मीडिया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर और रेडियो की मदद ली जा रही है। सिंध में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सिंध के गवर्नर को मोर्चे पर खुद उतरना पड़ा। बड़ा अल्लाह की तरफ से एक कुदरती ज़ाहिर चीज़ें होती हैं जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसे महफूज रखे, लेकिन लोग परेशान हैं और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी हो रही थी कि आज यहाँ इन साहिली पट्टियों पे जो माहीगीर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने होड़े ले जा के मछलियाँ पकड़ते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनको क्योंकि नहीं जाने दिया जा रहा है समंदर में। अपनी ज़ाती हैसियत में 5000 लोगों का खाना लेके अभी जा रहा हूँ। इब्राहिम हैदरी यहाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके साथ साथ कल सजावल में 10,000 लोगों का खाना और बदीन में 10,000 लोगों का खाना मैं खुद लेके जा रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ बढ़ते साइक्लोन ने रुख भले ही मोड़ लिया, लेकिन समंदर में बिगड़ते हालात ने कराची के भी होश उड़ा दिए। तूफान 350 किलोमीटर कराची से दूर है और सजावल, केटी बंदर और ठट्ठा से जो है वो 350 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अगर बात की जाए साले समंदर को तो यहाँ पर तमाम इलाके को जो है वो खाली करा दिया गया है। यहाँ के अतराफ के जो रोड है वो भी उनको दो तरफा ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो रेस्टोरेंट, शादी हाल्स, दीगर यहाँ पर मकामात जिनको खदशा था कि वहाँ से नुकसान हो सकते हैं तो वहाँ पर उनको भी जो है वो सील किया गया और बंद करने के अहकाम जारी किए गए। कराची में लहरों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। हॉक्स बे के पास पानी समंदर से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे लहरें जो है वो काफ़ी बुलंद आ रही हैं और जो समंदर का पानी है वो भी काफ़ी तेज़ है और साहिलों पे आ पहुँचा है और कुछ ही घंटे गुजरेंगे तो शायद ये पानी रोड तक पहुँच जाए। जबकि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो पत्थरों से टकरा रहा है और काफ़ी तेज़ इसका बहाव भी है और लहरें भी जो है वो काफ़ी बुलंद हैं। जबकि पाकिस्तान के सिर पर मौत नाच रही है, लेकिन ऐसे में भी वहाँ सस्ती शोहरत के लिए चकल्लस का सिलसिला जारी है। समंदर इतना गहरा है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा कि किश्तियों वालों के किश्तियां यहाँ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने अपना काम रोजगार बंद कर दिया है। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है और कितने नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा। जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये गहरा पानी, आज जितना पानी गहरा है और पानी की शिकायत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत की घड़ी में मस्ती पाकिस्तान को ही सूझ सकती है और बेवकूफ़ी भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय से जुड़ा एक गंभीर सवाल सामने खड़ा हो गया है। और वो सवाल क्या है?
सवाल यह है कि क्या ये महातूफान देश में अकाल की वजह बन सकता है? क्या ये महातूफान मॉनसून की रफ्तार सुस्त कर सकता है? इन सवालों का जवाब हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है, आप भी देखिए। क्या साइक्लोन की वजह से मानसून पर असर पड़ेगा? क्या बिपरजॉय देश के मानसून की रफ्तार धीमी कर देगा? क्या उत्तर भारत में मानसून लेट पहुंचेगा? सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान उठा है वो देश के मानसून की रफ्तार पर असर डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चक्रवाती तूफान जिन जिन राज्यों को अपनी चपेट में लेगा वहां पर मौसम के साथ मॉनसून वाले सिस्टम में भी बदलाव हो सकता है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगर ये तूफान थोड़ा भी मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ गया तो यूपी में भी बारिश हो सकती है। तूफान की वजह से मानसून केरल में ही अटक कर रह गया है। आईएमडी के अलग अलग विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इस चक्रवाती तूफान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में मॉनसून 2 से 3 दिनों की और देरी से पहुंच सकता है। इस बीच देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने मौसम के अलग अंदाज का इशारा दे दिया। गुजरात में तूफान की आशंका के चलते द्वारका में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी यही प्रेडिक्ट किया था। दूसरी तरफ यूपी में भयानक हीट वेव जारी है। यूपी के सभी 75 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है और फिलहाल इस गर्मी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। इस बीच असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि पंजाब के अमृतसर में ओलों की बरसात हो गई। अब जहां तक असम का सवाल है तो बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश राज्य के लिए मुसीबत बन चुकी है। 3 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। लखीमपुर में अब तक 60 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी इतना भयावह है कि मिनटों में देखते ही देखते आसपास के सभी घरों को तहस नहस कर गया। हालांकि इससे इतर चंडीगढ़ के मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन के चलते राजस्थान हरियाणा में आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है। की जो फोकस आईएमडी की तरफ से इशू हुई है उसमें नॉर्थ अपना जो गुजरात का एरिया और साउथ राजस्थान में 16 और 17 तारीख तक जो है वो इसको इफेक्ट कर सकता है। आने वाले जो दिन होंगे इसमें बारिश तो है, मतलब अपने पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी रहेगी, हरियाणा में भी रहेगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो साउथ हरियाणा में पड़ सकता है। ये जो इसका इफेक्ट है 17, 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। जो साउथ हरियाणा होगा इसमें तेज़ हवा चल सकती है, या तेज हैवी बारिश होने की भी जो प्रॉबिलिटी 18, 19 तारीख के आसपास जो है वो बन सकती है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स अपने अपने जोन के हिसाब से चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं और ये भी सही है कि इन्हीं प्रेडिक्शंस के आधार पर साइक्लोन को लेकर दूसरे राज्य तैयारी कर रहे हैं। मुंबई में हाई टाइड के चलते बीच पर लोगों की गैदरिंग पर रोक है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क हो गया या फिर बैंड्रा बैंडस्टैंड हो गया, यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि आप समुद्र के किनारे ना जाएं क्योंकि तेज लहरें हैं। वो लहरों की चपेट में कोई भी आ सकता है जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो अथॉरिटीज हैं वो समय समय पर समुद्री किनारों पर पेट्रोलिंग भी कर रही हैं ताकि अगर कोई शख्स वहां पर दिखाई देता है तो उसे वहां से हटाया जा सके। आसपास के जो जिले हैं समुद्री किनारों पर, वहां पर अथॉरिटीज ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन सवाल रेनफॉल का है, मानसून की रफ्तार का है। हालांकि मानसून को लेकर पहले भी कोई एक राय बनती नहीं दिखी थी। अमेरिका की वेदर एजेंसी का कहना था कि इस बार मानसून पहले के मुकाबले कमजोर रहेगा, नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन हमारे देश के मौसम विभाग का कहना है कि मानसून नॉर्मल है। और अब चक्रवाती तूफान को देखते हुए आईएमडी के डायरेक्टर का कहना है कि मानसून लेट नहीं है, उल्टा मानसून को तूफान की वजह से पुश मिलेगा, यानी मदद मिलेगी। जो मानसून डिले हो रहा था 8 तारीख को मानसून आ गया, जब साइक्लोन जेनेसिस हो गया 6 तारीख को, यानी 18 तारीख से और 18 तारीख बाद फिर जो साउथ ईस्ट मानसून सर्कुलेशन है विंड से स्ट्रॉन्गर होगा। हमारा ये पूर्वानुमान है कि 18 से 21 तारीख बीच में साउथ इंडिया का और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया में
मानसून आगे बढ़ेगा। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बिपरजॉय तूफान अरब सागर में 6 दिन पहले उठा था और इसका असर 10 दिनों तक रह सकता है। ये हाल के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। IIT मद्रास की स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। वैसे एक तूफान सियासत में भी उठा है और इसकी जमीन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तैयार की है। नीतीश को लोकसभा चुनाव समय से पहले होने का अंदाजा होने लगा है। सवाल ये कि इसकी वजह क्या है, नीतीश ने जो बात कही उसकी बुनियाद क्या है, जवाब आपको मिल जाएगा। बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा, 24 के जनवरी तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। नीतीश कुमार ने ये बातें पटना में कही, लेकिन सियासी सनसनी पूरे देश में फैल गई। नीतीश अपने अधिकारियों को काम जल्दी निपटाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन ये जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर अधिकारियों को समझाते समझाते नीतीश ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर ऐसा बयान क्यों दिया। और इससे भी बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी का आधार क्या है। इस बीच नीतीश कुमार के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने में बीजेपी हाइपरसोनिक स्पीड से चल रही है। मोतिहारी से दिल्ली तक बिहार की 40 सीटों पर महामंथन हो रहा है। मोतिहारी में बीजेपी संयुक्त मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची। स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह के साथ मोदी सरकार के 9 सालों की पॉजिटिव रिपोर्ट दी और नीतीश पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की उदारता देखिए कि हमने जब कम संख्या होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस मुख्यमंत्री ने धोखा दिया तो धोखे का जवाब जनता देगी कि नहीं देगी। उधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष समेत स्टेट के कई बड़े चेहरे शामिल रहे। मीटिंग में विपक्ष की 23 जून को होने वाली महाबैठक और 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बात ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में नाबालिगों का कन्वर्जन करने के आरोपी शहबाज उर्फ बद्दो की। पुलिस के साथ ये माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे उसके खिलाफ तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने हमें भी हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन का सच क्या है। शाहनवाज उर्फ बद्दो ऑनलाइन गेमिंग से कन्वर्जन तक का सफर तय कराने वाला ये शख्स अब गाजियाबाद पुलिस के लिए वो पहेली बन चुका है जिसे जितना सुलझाओ मामला उतना ही उलझ जा रहा है। कल गाजियाबाद पुलिस ने ATS और केंद्रीय जांच एजेंसीज के साथ मिलकर 7 घंटे से ज्यादा शाहनवाज उर्फ बद्दो से पूछताछ की। इन 7 घंटों में बद्दो ने बहुत से सवालों पर या तो चुप्पी साधी या गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियों को धर्मांतरण केस से जुड़ा बहुत बड़ा सुराग मिला है। पुलिस को पाकिस्तान की ईमेल आईडी के बारे में जानकारी मिली है। आरोपी के फोन से 30 से ज्यादा पाकिस्तानी मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं। POK में रहने वाले एक शख्स के साथ चैट भी पुलिस ने बरामद की है। इतना ही नहीं, लाहौर के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की आईडी भी आरोपी के पास से बरामद हुई है। धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो अपने काम के बदले मोटा पैसा कमाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के 10 से ज्यादा अकाउंट्स को खंगाला है, जिसमें एक अकाउंट में 35 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन मिली है। गाजियाबाद पुलिस पता लगा रही है कि आखिरकार इतनी रकम कहां से आई। इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फ़ोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फ़ोन नंबर सेव होना मिला है, इनकी जांच की जा रही है। अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर NIC की कार्रवाई भी की जाएगी। कन्वर्जन गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, लिहाजा जांच का दायरा भी बढ़ेगा। बद्दो को कन्वर्जन गैंग से जुड़े ऐसे कई राज पता हैं जो अगर बाहर आ गए तो कट्टरपंथी ब्रिगेड के कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए अब वो जांच एजेंसियों के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है।
सूत्रों की माने तो गेम का मास्टरमाइंड पुलिस के साथ भी माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस आरोपी का लैपटॉप और मोबाइल से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोपी पहले ही काफी कुछ डिलीट कर चुका है। पुलिस शहनवाज उपबद्दों पर एनएसए भी लगाने की तैयारी कर रही है।